पिछले लेक्चर में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा। आज हम एक नया अनुप्रयोग देखते हैं गॉस की प्रमेय का, और वो है किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये भी हम गॉस के प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई एक तार है जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत। चूंकि ऊपर लिखा है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो हम पहले मान लेते हैं कि कोई एक अनंत लंबाई का तार है जिसका नाम हम दे देते हैं L। अब इस तार को हम मान लेते हैं कि कोई आवेश दिया गया है। जब इसे आवेश दिया जाएगा तभी आवेशित होगा। तो ये जो आवेश दिया जाएगा, ये आवेश इस तार पर संपूर्ण रूप से वितरित हो जाएगा। इस तार पर यह आवेश समान रूप से वितरित होगा। अब हम मान लेते हैं कि इस तार का जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। लैम्डा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होगा, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए मान लेते हैं इस तार का जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, और इस तार से मान लेते हैं r दूरी पर कोई एक बिंदु है P। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो ये जो इतना हमने चित्र बनाया, इसको पहले शब्दों में लिख लीजिए। क्या क्या है चित्र में? अनंत लंबाई का एक तार है जिसका नाम L है, और इस तार का जो आवेश घनत्व है वो क्या है, वो हमने लैम्डा लिया है। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसे हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो ये चित्र को हमने शब्दों में लिख लिया। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार L है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, और इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो गॉस के प्रमेय का जब हम उपयोग करते हैं तो हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसमें पहली क्या है? पहली है कि सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर आवेश उपस्थित हो। तो इस तार को घेरे हुए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण जो हमने तीव्रता ज्ञात की थी, तो जैसे बिंदु आवेश, तो हमने इसके चारों ओर एक बंद गोलीय पृष्ठ की कल्पना की थी। लेकिन ऐसा पृष्ठ यहाँ पर नहीं चल सकता, तो इसके लिए हम एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो पृष्ठ इस प्रकार से हैं। एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किस प्रकार से? कि ये जो तार है इसको अक्ष मानते हैं, और जितनी दूरी पर कोई बिंदु है P, उतनी त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं, और उसकी लंबाई ले लेते हैं हम L। मान लिया L लंबाई का, जितना इधर है उतना ही इधर होगा, क्योंकि हम इस तार को अक्ष मानकर बेलन बना रहे हैं। तो ये बेलन की हमने कल्पना कर ली। ये बेलन ऊपर से और नीचे से बंद है। जब ये बंद होगा तब ही गाउस का पृष्ठ कहलाएगा, नहीं तो ये गाउसी पृष्ठ नहीं होगा। तो ये ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। तो हमने क्या किया? कल्पना की कि एक बंद बेलनाकार पृष्ठ है। और कैसा पृष्ठ है? तार को अक्ष मानकर खींचा गया है, और किस त्रिज्या का? जितनी दूरी पर कोई बिंदु P है, और कितनी लंबाई का? L लंबाई का। तो जो हमने कल्पना की, अब उसको शब्दों में लिख लीजिए।
तो ये हमने शब्दों में लिख लिया। सर्वप्रथम तार L को अक्ष मानकर R त्रिज्या तथा L लंबाई के एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह पृष्ठ जो है वो एक गाउसीय पृष्ठ होगा। गाउसीय पृष्ठ का मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा और साथ ही साथ उस बिंदु पर मतलब पृष्ठ के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहां पर देखें, एक तो पृष्ठ ऐसा है वक्राकार, जैसे यदि ये बेलन है तो एक पृष्ठ आपका ये वक्रीय पृष्ठ है, ऊपर का पृष्ठ समतल वृत्तीय है और नीचे का पृष्ठ समतल वृत्तीय है। तो यहाँ पर कुल 3 पृष्ठ बनते हैं, एक वक्रीय और 2 समतल वृत्तीय। तो इन पृष्ठों में जो थीटा का मान होगा वो अलग अलग होगा। कैसे? यदि हम इस वक्र पृष्ठ की बात करें और इस पृष्ठ पर जैसे ये बिंदु P है, यहाँ पर हमने कोई एक छोटा सा हिस्सा लिया क्षेत्रफल अवयव, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इस रूप में होगी, ये आपका ds वेक्टर है। अब यदि ऊपर के पृष्ठ पर ले, फिर से बेलन को देखें, ये वक्र पृष्ठ, इसके क्षेत्रफल की दिशा इस प्रकार से होगी। अब यदि ऊपर के पृष्ठ की बात करें तो इसकी दिशा ऊपर होगी, नीचे के पृष्ठ की बात करें तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की ओर होगी। तो यहाँ तीनों पृष्ठों में थीटा का मान अलग अलग है। यहाँ ऐसा है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसी हो जाएगी, यहाँ बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसी हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र कैसा है? चूंकि ये आवेश समान रूप से वितरित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस रूप में है। कहीं पर भी हम देखें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें इस प्रकार से मिलेगी। तो यहाँ जो वक्र पृष्ठ है उसकी दिशा वही दिशा है जो आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर जो हम वक्र पृष्ठ पर बिंदु लेते हैं उसके क्षेत्रफल की दिशा वही दिशा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। लेकिन यदि समतल वृत्तीय पृष्ठ की बात करें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र और समतल वृत्तीय पृष्ठ पर जो बिंदु लिया जाएगा क्षेत्रफल अवयव का, उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा अलग अलग है, ये लंबवत है। तो चूंकि कोण अलग अलग है तो हम यहाँ पर 3 हिस्सों में गणना करेंगे। पहला हिस्सा हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का और 2 हिस्से हो जाते हैं आपके समतल वृत्तीय पृष्ठ के। तो अब हम इस बंद बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो ये लिख लिया। अब इस बेलनाकार बंद पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला है वक्रीय पृष्ठ, जैसे इसको नाम दे सकते हैं, ये आपका वक्रीय पृष्ठ है, इसको नाम दे दिया S1। फिर दूसरा ये आपका ऊपर का समतल वृत्तीय पृष्ठ है, इसको नाम दे देते हैं S2। और फिर ये नीचे का ये भी समतल वृत्तीय पृष्ठ है, इसको नाम दे देते हैं S3। तो ये 3 पृष्ठ हमने बनाए, ये 3 लिख लेते हैं। वक्रीय पृष्ठ S1, फिर दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और तीसरा भी समतल वृत्तीय है, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। तो ये 3 पृष्ठों में हमने इस पूरे बंद बेलनाकार पृष्ठ को विभाजित कर दिया। अब बात करते हैं पृष्ठ S1 की। ये एक गाउसीय पृष्ठ है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी समान होगी। तो इसको भी लिख लेते हैं। हमने लिख लिया
पृष्ठ S1 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है और इसकी दिशा कैसी है, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। अब इस पृष्ठ पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम एक छोटे क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करते हैं। तो इसको लिख लीजिए, बिंदु P वक्रीय पृष्ठ पर स्थित है। अतः बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करते हैं। यह हमने कल्पना कर ली एक छोटे क्षेत्रफल ds की, इसकी भी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है, जिसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। यह हमने दो चीजें लिख ली। पहली, S1 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, उसकी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है, मतलब E की दिशा, और यहां पर ds की दिशा ये भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। तो यहां वेक्टर E और वेक्टर ds, तो E और ds दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इसको लिख लीजिए। इसीलिए E व ds के बीच का कोण, इनके बीच का कोण थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री। अब हम पता करते हैं इस ds से कनेक्टेड वैद्युत फ्लक्स कितना है। यह हम पढ़ चुके हैं, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमने छोटा हिस्सा लिया है ds, तो इससे संबंधित फ्लक्स उसको d फाई E से हम दर्शा देते हैं। अब ds से संबंधित वैद्युत फ्लक्स d फाई E कौन से पृष्ठ के लिए है, ये पृष्ठ S1 के लिए, तो हम लिख लेते हैं इसको S1 बराबर, ये आपका हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये सदिश रूप में है, इसको अदिश रूप में बदल देते हैं, E ds cos थीटा। तो ये हो गया E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू, थीटा हम यहाँ लिख चुके हैं 0 डिग्री, तो यहाँ हुआ E ds cos 0 डिग्री, और हम जानते हैं cos 0 डिग्री बराबर 1। तो यहाँ हो जाता है E ds इंटू 1 E ds गुणा 1, तो यहाँ हमें मिला E ds। तो ये क्या है, d फाई E कहाँ के लिए, पृष्ठ S1 पर जो बिंदु हमने P लिया, उस बिंदु P को घेरा हुआ जो छोटा क्षेत्रफल है उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह हम पता करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल से। तो अब उसको ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये ज्ञात करने का, फाई E, चूंकि पृष्ठ S1 के लिए ले रहे हैं इसलिए आप ब्रैकेट बंद करके यहाँ S1 लिख दीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल S1 पृष्ठ के लिए, ये हो गया d फाई E।
अब डी फाई ई की वैल्यू ई डी एस यहाँ रख देते हैं। तो ये हुआ क्लोज्ड इंटीग्रल S1 के लिए ई डी एस। अब ई कैसा है, हम लिख चुके हैं स्टार्ट में कि प्रत्येक बिंदु पर, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई एक समान है। तो ई आपका नियत है। तो नियत राशि को समाकलन के चिन्ह के बाहर लिखा जाता है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। तो बाहर करने पर ये कितना हो गया, ये आपका हो गया अब फाई ई पृष्ठ S1 के लिए ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 का ds। अब जो हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ये आप पढ़े हैं 2 पाई आर एल। तो यहाँ लिख देते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, चूंकि ये होता है 2 पाई आर एल, इसलिए E इंटू 2 पाई आर एल। कहाँ से आया, कारण लिख दीजिए। चूंकि इतना, यह हमने रीजन भी लिख दिया। तो पहले पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स हमने पता कर लिया। इसको आप समीकरण क्रमांक 1 दे दो। अब ऐसे ही ऊपर का जो समतल वृत्तीय पृष्ठ है और नीचे का समतल वृत्तीय पृष्ठ है, इसको ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों पृष्ठों की दिशाएं कैसी है। दिशा का मतलब क्षेत्रफल सदिश, ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी दिशा बोला जाता है तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल की दिशा क्या है, तो उसका सदिश क्षेत्रफल क्या है। दोनों सदिश क्षेत्रफल किसके लंबवत है, वेक्टर ई के लंबवत है। तो इनसे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा। जैसे यहाँ वक्र पृष्ठ में थीटा 0 डिग्री था तो कॉस 0 1 हुआ। अब यदि हम ऊपर और नीचे के पृष्ठ में कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री रखें तो 0। और ये हम जानते हैं कि यदि लंबवत दिशा है क्षेत्रफल सदिश की, किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो इसको लिख लीजिए। अब चूंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और S3 के क्षेत्रफल सदिश की दिशा E के लंबवत है, इसलिए S2 से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख लीजिए फाई E किस पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए, ये आपका 0 हो गया। इसी प्रकार तीसरे पृष्ठ के लिए भी विद्युत फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने लिख ली, फाई E पृष्ठ S2 से 0 और फिर फाई E पृष्ठ S3 के लिए ये भी 0। अब पूरे बंद पृष्ठ, पूरा बेलनाकार पृष्ठ लेंगे जिसमें तीनों हिस्से शामिल है, तो पूरे बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा पहले पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का और तीसरे पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स का योगफल। तो अब इन तीनों को योग कर लीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं फाई E और ये किसके बराबर हो जाएगा, पृष्ठ S1 से जाने वाला विद्युत फ्लक्स धन पृष्ठ S2 से जाने वाला और फिर
पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तीनों का योगफल पहले पृष्ठ के लिए समीकरण 1 में लिखा है, लिख लीजिए E इंटू 2πRL धन दूसरे और तीसरे से 0 0 तो 0 प्लस 0, तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाता है E इंटू 2πRL। इसको आप सेव कर लीजिए मेमोरी में अपनी, समीकरण 2। अब दो पद हमारे पूरे हो गए, गाउसी पृष्ठ की कल्पना और इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स पता करना। अब तीसरा काम है कि इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है ये ज्ञात करना। तो इसको देखते हैं कि कुल कितना आवेश इस पृष्ठ से संबंधित है। हमने जो बेलनाकार पृष्ठ लिया उसकी लंबाई कितनी ली? उसकी लंबाई हमने ली है L। ये हमने पृष्ठ की लंबाई ली थी L। तो जो आवेश होगा इतनी लंबाई के लिए लेंगे, तो इस लंबाई पर कितना आवेश होगा? हमने शुरुआत में लिखा था कि इस तार का जो आवेश घनत्व है वो है लैम्डा। इसका मतलब आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। अब यदि एक इकाई लंबाई की बात करें तो एक इकाई के लिए लैम्डा, तो 2 इकाई के लिए 2 लैम्डा, 3 इकाई के लिए 3 लैम्डा, तो L इकाई के लिए, क्योंकि ये हमने L लंबाई ली है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो पृष्ठ के भीतर जो संपूर्ण आवेश है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी पर जो आवेश विद्यमान होगा वो आपका होगा लैम्डा इंटू L। तो ये लिख लीजिए। इसको नाम दे देते हैं Q। ये Q हो गया आपका लैम्डा इंटू L। अब बंद पृष्ठ के भीतर आवेश भी पता हो गया। अब क्या पता करना है? आखिरी काम होता है, अब गाउस के प्रमेय को हम यूज करेंगे। गाउस का प्रमेय यहां लगा देते हैं। अब आगे बढ़िए। अब गॉस के प्रमेय से क्या कहता है गॉस का प्रमेय? ये कहता है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो आवेश निकाला इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिएगा। अब समीकरण 2 में फाई ई की वैल्यू है, ये फाई ई समीकरण 2 में है, Q की वैल्यू समीकरण 3 में है। तो समीकरण 2 और 3 से मान यहां रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, अब मान रख दीजिए, यहां लिख लेते हैं फाई ई की वैल्यू E इंटू 2πRL बराबर, फिर राइट हैंड साइड Q माने लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L बटा एप्सिलॉन 0। यहाँ कैंसिल हो जा रहा है L से L, तो क्या बचा? E 2πR बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए E बराबर लिखेंगे, 2πR का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाता है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये जो व्यंजक है, यही व्यंजक इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।